नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करके चल रहा हूं हमारे तीसरे लेक्चर की, जिसके अंदर मैं आपको बताकर चलूंगा अगर हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर चलते हैं, जैसे कि जो मैं कंपनी के फाइनेंशियल देख के चलता हूं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं और मैं उनके अंदर क्या देख कर चलता हूं। जैसे कि आप ये लोग जानते हैं कि मैं इस पूरे एक साल के अंदर पीछे मैं आपको 2 स्टॉक्स के नाम बता चुका हूं और ये मेरा तीसरा स्टॉक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूं। और इसकी अपनी पब्लिक प्रेजेंस के मैं सारे रिकॉर्ड्स भी रखता हूं और इसकी मैंने अपनी वॉच लिस्ट भी बनाई हुई है। तो दोस्तों, आज मैं तीसरे स्टॉक के हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को हम लोग देख कर चलते हैं तो एग्जैक्टली कंपनी के फाइनेंशियल्स होते क्या हैं, जिनको मैं देख के चलता हूं। ठीक है, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना क्यों जरूरी हो जाता है? तो जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही होती है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में होती है, तब सब लोग बात वैल्यूएशंस की कर रहे होते हैं। तब सब लोग आपके ऐसे मार्केट में फंडामेंटल्स पे उतर आते हैं, सबके टेक्निकल्स फेल हो चुके होते हैं और तब सब लोग एक ही बात करके चल रहे होते हैं कि यार, अगर ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू के नीचे हमारे को मिल जाए, मतलब ऐसा कोई भी स्टॉक जो उसकी फेयर वैल्यू के नीचे हमारे को मिल जाए, तो कभी ना कभी तो मार्केट उसकी फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगा और ये वापस से अपने फेयर वैल्यू के पास जाने के चांसेस रखता है। तो ऐसी जगह पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक को तब खरीद रहे होते हैं जब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होता है, मतलब अपनी फेयर वैल्यू के नीचे मिल रहा होता है। अब इस तरीके के स्टॉक्स को वो छांट रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। मैं आपको एक एक चीज समझा कर चलूंगा, तो आज ये आपको मतलब ये समझ में आ पाएगा how to pick right stocks using fundamentals। तो how to pick right stocks using fundamentals ये हम आप लोगों का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक के एक एग्जांपल की तरह लेकर चल रहा हूँ और जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, देखो कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियोज के हिस्से हो सकते हैं। मैंने इनको अलग अलग जगह पर मतलब क्लाइंट्स के साथ में शेयर भी किया गया होगा। तो आप मतलब इस चीज को जरूर देख के चलिएगा। कोई भी खरीदने से पहले और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा। और नीचे आपके पास में लिंक है जहां से आप मेरे पोर्टफोलियोज को, मॉडल पोर्टफोलियोज को और मेरी रिकमेंडेड स्टॉक्स को देख सकते हो। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। मैं देख के चलता हूँ सबसे पहले कि किसी भी स्टॉक की इस वक्त पर मार्केट कैपिटल कितनी है। अब देखो, मार्केट कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? मार्केट कैपिटल का सीधा सीधा सा मतलब है कि कोई कंपनी अगर मार्केट में उतरी है, अपनी इक्विटी को सेल करके चल रही है और यहां से कुछ पैसे का इंतजाम करके चल रही है, जिसमें अगर वो प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट शेयर करेगी और अगर वो लॉस इकट्ठा कर रही होगी तो उस समय पर कंपनी के जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनका लॉस है। तो ऐसी जगह पर कंपनी को हमेशा मार्केट एक वैल्यू डिसाइड कर रहा होता है, तो मतलब एक तरीके से उसकी कीमत लगा रहा होता है। तो अभी उसकी मार्केट में क्या कीमत है? वो मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होती है, मतलब कंपनी को उतनी ज्यादा इज्जत के साथ देखा जा रहा है, मतलब उसके शेयर्स को लेकर लोग उतने ज्यादा मोटिवेटेड है। तो मार्केट कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पैरामीटर मेरे लिए बनता है। दोस्तों, अगली चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं करंट प्राइस को हमेशा हाई और लो के कंपैरिजन में देके चलता हूँ। ये 52 वीक हाई और ये 52 वीक लो है। तो जब भी मैं करंट प्राइस को देख के चलता हूँ तो मैं ये देख के चलता हूँ कि ये स्टॉक अभी अपने लो से कितना रिकवर हो चुका है और हाई से कितना करेक्ट होकर आया था। इससे मुझे पता चलता है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है जो कभी कोई इस कंपनी के फेवर में रहा होगा, तो इस स्टॉक के वापस अपने उसी प्राइस पोटेंशियल तक पहुंचने के चांसेस मुझे पता चलते हैं कि कितने प्राइस पोटेंशियल तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। अब कंपनी ने अगर एक बार अपनी की ऊंचाई को छू लिया है तो कंपनी ये बात जानती है कि अगर उसके अंदर कोई फॉल है तो उसका तो मैनेजमेंट भी तो सोच रहा होगा ना कि हम सब कुछ कैसे ठीक कर सकते हैं कि हम लोग कम से कम उस वैल्यू तक तो पहुंच जाए जो मार्केट ने हमारे को दी थी। तो एग्जैक्टली तो कंपनी का जो प्राइस है वो 136 है और कंपनी जो लो से रिकवर होकर आई है वो 127 है। मतलब ये स्टॉक 127 रुपए के प्राइस से रिकवर होकर आया और पीछे ये 263 रुपए का हाई मार चुका है। इसका मतलब ये स्टॉक 127 से रिकवर होकर, जो कि अभी करंट प्राइस इसका 136 चल रहा है, ये रिकवर होकर आया है और ये अपना जो पोटेंशियल अगर सब कुछ ठीक हो जाता है जो रखता है वो 263 तक का पोटेंशियल ये रखता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मतलब एक हाई ऑलरेडी 263 तक का लगा चुका है। अब अगली चीज जो मैं देख के चलता हूं वो है स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्राइस अर्निंग के अंदर हम लोग ये देख के चलते हैं कि अभी स्टॉक का मार्केट प्राइस कितना है और सच में स्टॉक हमें कमा के कितना दे रहा है, मतलब स्टॉक का हर शेयर कितने रुपए कमा रहा है। मतलब कंपनी ने जो भी अर्निंग करी, कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट था, जो नेट प्रॉफिट जो मुनाफा था कंपनी का, वो कंपनी की अर्निंग है और कंपनी की अर्निंग उसके इक्विटी होल्डर्स के पास में बंटनी चाहिए। तो कंपनी के जो भी नेट प्रॉफिट है उसको अगर आप इक्विटी होल्डर्स में बांट दो तो हर शेयर के पास जो भी मुनाफा आता है, मतलब हर शेयर की जो भी अर्निंग है,
हम उसको कंपेयर करते हैं आपके उसमें स्टॉक की मार्केट प्राइस है। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पर 1 रुपए की अर्निंग के लिए, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए बंदे स्टॉक को 16 रुपए 40 पैसे का भाव देके चल रहे हैं। मतलब वो 1 रुपया कमाने के लिए मार्केट में 16 रुपए 40 पैसे लगाने को तैयार है। इस समय पर इस स्टॉक की प्राइस अर्निंग है, अब स्टॉक की प्राइस अर्निंग बढ़ती भी रहती है और कम भी होती रहती है, डिपेंड करेगा स्टॉक का पे अर्निंग अगर कांस्टेंट है और तो आपका स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ता चला जाएगा तो स्टॉक की प्राइस अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, मतलब लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा होगा। और इनकेस अगर स्टॉक का प्राइस गिरता चला जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि इस स्टॉक के अंदर 1 रुपया कमाने के लिए कंपटीशन कम है। यहाँ पर ये स्टॉक हमारे को सस्ता स्टॉक मिलकर चल रहा है, तो 16 रुपए 40 पैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं कंपनी की बुक वैल्यू पर, तो बुक वैल्यू से हमें ये अंदाजा लगता है कि आज की डेट में अगर ये कंपनी के जो सारे एसेट्स हैं, मार्केट उनकी बुक की वैल्यू कितनी लगा के चल रहा है, मतलब इस समय इसकी बुक वैल्यू कितनी है। अब देखो ये फाइनेंस का अकाउंट्स का टर्म है, प्रॉपर ऑडिट का टर्म है कि मार्केट में आज इसकी जो बुक वैल्यू वो 21 रुपए 10 पैसे है। इसका मतलब इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कंपनी की नेट वर्थ पता चल जाती है। बुक वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपको कंपनी की नेट वर्थ पता चल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक वैल्यू, मतलब आज अगर कंपनी अपना सब कुछ बेच देती है तो हर इक्विटी होल्डर के पास में कितना पैसा आने वाला है, ये इसकी बुक वैल्यू है। अगली चीज है हमारे पास डिविडेंड यील्ड। अगर कंपनी डिविडेंड बांट कर चल रही है तो जो पैसा आप लगा कर चल रहे हो वो आपको कितनी यील्ड देके चल रहा है, तो ये डिविडेंड यील्ड है, ये भी हम लोग देख कर चलते हैं। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एक है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों टर्म थोड़ा कंफ्यूज भी करके चलते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान से तरीके से समझाऊंगा और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इनके बिहाफ पर स्टॉक्स को कैसे मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाता है ये भी सिखा कर चलूंगा। तो हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखो, और रिटर्न ऑन इक्विटी। अब कंपनी की दो चीज़ों को समझना। कंपनी ने क्या करा, कोई अर्निंग करी, तो जो भी अर्निंग करी मतलब उसका नेट प्रॉफिट है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास में जो उसने पैसा लगाया उससे निकल कर आएगा। उसने जो भी काम करा, इसकी लेबर लगाई, सब कुछ करा और उसने उनको सैलरीज वगैरह भी दी, एडवर्टीजमेंट करा, सारे काम करे, उन सबको खर्चा वर्चा करने के बाद, सबकी सैलरीज निकालने के बाद कंपनी के पास कोई तो प्रॉफिट बचेगा। कंपनी के पास जो भी मुनाफा बचता है वो कंपनी की अर्निंग है, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को कंपनी के इक्विटी होल्डर्स के पास में बांटा जाना चाहिए क्योंकि वही इसके मालिक हैं। तो इक्विटी होल्डर्स को अगर ये पैसा दिया जाएगा तो इक्विटी होल्डर्स को कंपनी कितनी रिटर्न निकाल कर दे रही है, मतलब उसकी अर्निंग एज कंपेयर टू द जो उसकी इक्विटी, टोटल इक्विटी जो है, मतलब उसकी टोटल अर्निंग को टोटल इक्विटी से कंपेयर करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकाली जाती है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। इस कंपनी की 87.3% है, एक अच्छा रेशो है। दूसरी चीज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है कि हम ये देख के चलते हैं कि यार कंपनी के पास में जो भी पैसा आता है वो दो तरीके से आता है। या तो कंपनी इक्विटी अपनी सेल करके चलती है, मतलब इक्विटी होल्डर्स का पैसा होता है, या कंपनी ने कुछ पैसा उधार लिया है, मतलब कंपनी ने क्या लिया हुआ है, डेप्ट लिया हुआ है। तो कंपनी ने या तो डेप्ट लिया हुआ है मतलब उधार लिया हुआ है, या कंपनी के पास इक्विटी होल्डर्स है तो कंपनी के पास पैसा आया, तो कंपनी के पास जो पैसा है वो कंपनी की टोटल कैपिटल कहलाता है। अब कंपनी की इस टोटल कैपिटल पर कंपनी जो रिटर्न निकाल के चल रही है, मतलब जो भी प्रॉफिट निकाल के चल रही है, वो कहलाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी क्या सच में उसको जो भी कैपिटल उसके अंदर लगी हुई है, मतलब जो उसने उधार उठाया है वो, और जो इक्विटी होल्डर्स का पैसा है वो, क्या कंपनी सच में अपनी इस टोटल कैपिटल से कुछ प्रोड्यूस कर पा रही है, कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, और अगर वो कर पा रही है तो कितना एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रही है। तो ये हमें पता चलता है कि 62.3% इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक तो 6 नंबर है। ठीक है, अगली चीज निकल के आती है कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू। तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कभी आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास बन जाता है। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बार बार देख के चलते हैं कि यार इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, पहले कंपनी के प्रमोटर्स जो होते थे वो अपने पास मैक्सिमम शेयर्स रख के चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने डाइल्यूट करना शुरू करा। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर को लेकर कितने मोटिवेटेड है, मतलब उन्होंने कितनी होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और कितनी होल्डिंग उन्होंने डाइल्यूट कर दी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पर जैसे कि मैं देख के चला हूँ 64.8% है,
मतलब 60% से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास में है, तो 64.8% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है। बाकी इन्होंने एफ को दे रखी है 3.23%, डी को दे रखी है 0.1% और पब्लिक के पास है 31.8%। तो मतलब आप ये समझो डिसीजन मेकर कौन है, प्रमोटर है। बड़ा डिसीजन कौन ले सकते हैं, प्रमोटर। मार्केट के अंदर जो दखल है इसके बाद वो किसका है, पब्लिक का। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर पब्लिक होल्डिंग 31.8% है और प्रमोटर की होल्डिंग 84.8% है। तो मतलब इसमें एफ की होल्डिंग जो कि 3.23% है, उनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। मतलब कंपनी के डिसीजंस में ये बहुत ज़्यादा हेरफेर या बहुत ज़्यादा मतलब दखल अंदाजी नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा इसको देख कर लगता है, मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देख के लगता है। और मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा किसी के बारे में। अच्छा, हम ये भी देख के चलते हैं कि एफ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया या घटाया, डी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया या घटाया और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया या घटाया। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि डी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, पब्लिक की होल्डिंग 31.8 है, अर्निंग। अच्छा, और चेंज इन एफ होल्डिंग, एफ की होल्डिंग, यहाँ पर एफ ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ना इंक्रीज करा ना डिक्रीज करा। मतलब उन्होंने जो शेयर्स अपने खरीदे होंगे या तो पब्लिक से खरीदे होंगे या फिर डी से परचेज किया होगा, क्योंकि डी की होल्डिंग 0.01% इंक्रीज हुई है। अब इसके बाद में लोग जो इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जो स्टॉक 127 का लो मार्कर आया है और 263 का हाई मार्कर आ चुका है, तो यार इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि लोग इसे 263 पर भी लोगों ने खरीदा होगा, उसके नीचे भी खरीदा होगा, तो लोग अलग अलग जगहों पर इसमें फंसे हुए होंगे। तो जो लोग अलग अलग प्राइसेस पर इस स्टॉक के अंदर फंसे होंगे, सबसे पहले तो वो क्या चाहते होंगे, नीचे जाकर एवरेज करें, एवरेज करके ऊपर जाते वो उससे एग्जिट मारेंगे। तो एग्जिट मारते समय पर मैं ये देख के चल रहा हूँ कि लोग इसमें कहाँ तक फंसे हुए हैं, तो इसमें कितनी गहराई तक फंसे हुए हैं, जरा इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कंपनी ने 3 महीने में, मतलब जो पैसा आपने इसके अंदर लगाया होगा उस पैसे ने 3 महीने में आपको 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब लॉस में चल रहे हैं। तो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, वो 3 महीने से तो नुकसान में फंसे हुए हैं। इसके अलावा 6 महीने से अगर आप देखे चलो तो 6 महीने से भी लॉस के अंदर चल रहे हैं। तो 6 महीने से इनमें इनका जो लॉस है वो 25.8% है और 3 महीने में इनका नुकसान कितना है, 27% है। तो इसका मतलब 6 महीने से लोग इस कंपनी के अंदर फंसे पड़े हैं। मतलब लोगों ने जिन्होंने स्टॉक्स को खरीदा होगा, 6 महीने पहले जिन्होंने खरीदा होगा वो भी फंसे हुए हैं और 3 महीने पहले जिन्होंने खरीदा वो भी मार्केट के अंदर फंसे, मतलब कि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में, ऐसा फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखकर हमें पता चल जाता है। दोस्तों अब अगली चीज हमारे पास में आती है कि क्या कंपनी के अंदर सच में जो लोग मोटिवेटेड हैं और अभी तक होल्डिंग में रखे हुए हैं अपने पास शेयर को, वो क्यों रखे मोटिवेटेड है। क्या कंपनी जो प्रोडक्ट अपने बनाकर चलती है उससे जो वो चीज़ सेल कर रही है, क्या उसकी सेल में किसी तरीके की कोई ग्रोथ है। तो आप देखोगे कि हाँ, इसकी सेल्स के अंदर ग्रोथ आपका 5% की ग्रोथ इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। क्या इसका जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ रहा है। आप कहोगे हाँ, इसका जो प्रॉफिट है 27.3% प्रॉफिट इसका ग्रो करके चल रहा है। तो प्रॉफिट भी ग्रो करके चल रहा है और सेल्स भी ग्रो करके चल रही है। अब ये चीज मैं आपको बता के चलूंगा, कभी क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस और क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस, ये भी मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी पहले आगे की चीज काम की समझो। अब हम ये देख के चलते हैं, उसके बाद अगली चीज है कि हमारे पास कंपनी का जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो वो क्या, मतलब हम पहले देखते हैं कि सेल्स ग्रो कर रही है नहीं कर रही, फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। अब प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, सेल्स भी ग्रो कर रही है। अब क्या जो इक्विटी जो पैसा लोगों ने लगा रखा था उनकी अर्निंग इंप्रूव कर रही है नहीं कर रही, मतलब अभी जो उनका अर्निंग पर शेयर है वो पीछे जो उनका अर्निंग पर शेयर था उससे बढ़ा या घटा। तो हम ये देख के चलते हैं, जब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया होगा, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.32 बढ़ा है। अब ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि यार इंडस्ट्री के लिए जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो 16.2 है और इस कंपनी का जो प्राइस रेशियो वो 16.4 है। स्टॉक 263 से करेक्ट होकर आया है, 127 का लो मारने के बाद 127 से रिकवर हुआ है। लोग 3 महीने से 6 महीने से इस स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। कंपनी की बुक वैल्यू पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है। एफ ने अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर इंक्रीज करा है और डी ने भी इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग को इंक्रीज किया है, मतलब जो शेयर बेचे हैं वो किसने बेचे हैं, पब्लिक ने बेचे हैं। तो अब आप ही समझो कि केवल फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखकर मेरे को इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। अब इसके बाद मैं अगर चार्ट्स देखना चाहूँगा तो मैं इसके चार्ट्स देख सकता हूँ। तो देखो आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हाउ टू पिक राइट स्टॉक
यूजिंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स। और किन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को मैं यूज़ करके चलता हूँ, जो स्टॉक्स में निकाल कर अलग अलग जगह पर सजेस्ट कर रहा होता हूँ मेरे स्मॉल केसेस में या मेरे स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स के सिलेक्शन में। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के अंदर अपने कमेंट्स जरूर शेयर करके जाओगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।